हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से कवि शमशेर बहादुर सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व को जानेंगे और उनके द्वारा जो लिखी गई कविता है उषा, उस कविता की व्याख्या भी करेंगे। तो कवि शमशेर बहादुर सिंह की इमेज आप सामने देख रहे हैं। इनका जन्म 1911 में देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। ये आगे के द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका निधन जो है वह 1993 में अहमदाबाद में हुआ था। तो इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जानते हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह का व्यक्तित्व है। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 ईस्वी में देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। 8 वर्ष की आयु में उनकी मां का देहावसान हो गया। उनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई थी, लेकिन बचपन से ही मां के भागवत पाठ तथा सहपाठियों की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से वे हिंदी से भी जुड़ते चले गए। इस प्रकार अनजाने ही हिंदी और उर्दू के दोनों के संस्कार उन्हें मिलते चले गए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके ननिहाल देहरादून में हुई तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण किया। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी 6 वर्ष के बाद अक्षय रोग से पीड़ित होकर चल बसी। इन पीड़ादायक अनुभवों और अभावों से गुजरने पर भी उनका आत्मविश्वास नहीं डगमगाया। इन संकटों ने उनकी कविता को और भी हृदय स्पर्शी बनाया। सन 1993 में अहमदाबाद में उनका निधन हो गया। कवि शमशेर बहादुर सिंह के व्यक्तित्व को जाना। यहाँ अब अपन देखते हैं कृतित्व। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। तो छोटा प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है, कवि शमशेर बहादुर सिंह की पहचान किस रूप में है? तो बिंबधर्मी कवि के रूप में। आगे के द्वारा संपादित दूसरे सप्तक जो 1951 में संपादित किया गया था के प्रमुख कवि थे। उन्होंने 1932-33 में लिखना प्रारंभ किया। उनकी प्रारंभिक रचनाएं सरस्वती एवं रूपाभ में प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चूका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोले की, काल तुमसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का भी इन्होंने संपादन किया। इन्हें जो सम्मान प्राप्त हुए वो महत्वपूर्ण सम्मान है। साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी कविता अपने पाठ्य पुस्तक में जो संकलित है वह है उषा। और उषा कविता जो है वह सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित सौंदर्य का शब्द चित्र है। तो इस कविता को अपन देखते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। कठिन शब्द देखते हैं। प्रातः सुबह है। नभ, नभ होता है आकाश। भोर, सवेरा, पो फटने से पहले का समय। लिपा हुआ, पोता गया। सिल, ग्रामीण क्षेत्रों में मसाला पीसने का पत्थर। स्लेट, स्लेट भी एक काला पतला पत्थर होता है जिसके ऊपर बच्चे लेखन का कार्य करते हैं।
खड़िया सफ़ेद रंग की मिट्टी के ढेला ही होता है, जिससे बच्चे जो है स्लेट पर लिखने के लिए उपयोग में लेते हैं। अब इसकी व्याख्या अपन करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख। कवि ने प्रातः काल जब सूर्य उदय नहीं होता है, पो फटने से पहले के समय का वर्णन किया है और कहता है कि प्रातःकालीन समय में आसमान जो है वह ऐसा लगता है कि जैसे नीला शंख हो, यानी आकाश नीले शंख के समान लगता है कि अभी पूर्ण रूप से उसमें प्रकाश नहीं फैला है, कुछ अंधेरा है, जिसके कारण वह ऐसा प्रतीत होता है। भोर का नभ यानी सवेरे का जो आसमान है वह ऐसे प्रतीत होता है जैसे किसी ने अपने रसोई घर के आंगन को अभी अभी राख से पोत दिया हो, कुछ समय पूर्व ही पोता गया है, इसके कारण अभी गीला पड़ा है। गीला पड़ा है इसका मतलब है कि अभी तक प्रकाश की कमी है, आसमान में कुछ कालापन व्याप्त है। थोड़े समय बाद का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि आसमान ऐसे लग रहा है कि जैसे काले पत्थर की सील हो और उसके ऊपर उषा काल का जो प्रकाश है वो ऐसे लगता है कि जैसे काली सील रूपी आसमान के ऊपर किसी ने लाल केसर से उसे धो दिया हो। कुछ समय बाद आसमान ऐसे लगता है कि जैसे काली स्लेट हो और उस स्लेट को किसी नहने हाथों ने लाल खड़िया चौक से मल दिया हो। तो स्लेट यहाँ पर आसमान के लिए है और लाल खड़िया चौक जो है वह उषाकालीन प्रकाश के लिए है कि स्लेट अभी पूर्ण रूप से सूर्य उदय नहीं हुआ है, इसलिए कुछ अंधेरा होने के कारण आसमान काली स्लेट के समान लगता है और उषा काल में जो लाल किरणें हैं वो ऐसे लगती है कि उस काली स्लेट को किसी ने लाल खड़िया चौक से मल दिया हो। अब इसकी व्याख्या संदर्भ प्रसंग के साथ करते हैं। संदर्भ और प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से लिया गया है। इसमें कवि ने प्रातःकालीन प्रकृति का वर्णन किया है। जब उषा का आगमन होता है तब आकाश की विभिन्न छटाएं अत्यंत मनोरम प्रतीत होती हैं। व्याख्या प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि प्रातःकाल होते ही आकाश का रंग नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया है, अर्थात शंख की तरह नीला, निर्मल एवं मनोरम बन गया है। फिर भी भोर हुई तो आकाश में हल्की सी लाली बिखर गई तथा आसमान के वातावरण में कुछ नमी भी दिखाई देने लगी। कवि कहता है कि उस समय आकाश ऐसा लग रहा था कि मानो राख से लीपा हुआ चौका हो जो अभी अभी लीपने से कुछ गीला हो। आशय यह है कि भोर का दृश्य कुछ काले और लाल रंग के मिश्रण से अति मनोरम लगने लगा। तब कुछ क्षणों के बाद ऐसा लगने लगा कि आकाश काली सील हो और उसे अभी अभी केसर से धो दिया गया हो, अथवा किसी ने काली नीली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चाक मल दी हो। अर्थात भोर होने पर अंधेरे से ढकी आकाश काली सील तथा स्लेट के समान लगने लगता है और उस पर सूर्य की लालिमा लाल केसर एवं लाल खड़िया चौक के समान प्रतीत होने लगती है। इससे प्रातःकाल का आकाशीय परिवेश अति सुरम्य आकर्षक बन गया। विशेष कवि ने प्रातःकाल के दृश्यों को एक घरेलू बिंब शब्द चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया है। बहुत काली सील, स्लेट, लाल खड़िया चौक ये पूर्ण रूप से घरेलू
बिंब हैं। आकाश को नीले शंख जैसा, राख के लिए चौका जैसा, और आकाश में बहुत काली सील जरा से लाल केसर से धुल गई हो और स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, अंशों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा सरल और शैली बिंब विधायिनी है। इस अंश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने प्रातःकाल के नभ को नीला शंख जैसा क्यों बताया? कवि ने बताया कि प्रातःकाल का नभ कुछ अंधेरे से आवर्त रहता है, उसका वातावरण गहरा नीला, निर्मल और मनोरम रहता है, इसलिए वह नीला शंख जैसा लगता है। भोर के नभ को स्लेट के समान क्यों बताया गया? स्लेट का रंग काला होता है, उसमें कुछ चमक भी होती है। भोर का आकाश हल्के अंधेरे के कारण कुछ काला लेकिन अति स्वच्छ लगता है, इसी से उसे स्लेट के समान बताया गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।